8 दिसंबर 2008 को एंड्रे ने अपनी दूसरी आंख में अपना हाथ घुसाकर उसको खींचकर निकाला एंड अपनी आंख को अपने मुंह में रखकर चबाकर खा लिया। एंडर ली थॉमस 17 मार्च 1983 को यूएस में पैदा हुआ था एंड उसका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा रफ था। उसकी माँ अकेले ही उसका एंड उसके 5 और भाइयों का ख्याल रखती थी, उनको पालती थी, जबकि उसके फादर या तो ज़्यादातर टाइम जेल में रहते थे या फिर अगर वो जेल से बाहर होते थे तो पूरा टाइम नशे में, शराब में धुत रहते थे। और ये जो शराब की और नशे की आदत थी ये सिर्फ उसके फादर की ही नहीं थी, बल्कि उसके फादर, उसकी मदर और इन दोनों के साइड के जितने भी रिश्तेदार थे जिनको एंड्रे ने बड़े होते हुए देखा था, सबको ही शराब वराब पीने की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत थी। ऊपर से जो एंड्रे की माँ थी वो डिप्रेशन और चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा शराब पीती थी उस सबको भुलाने के लिए। अब ये सब जानने के बाद तुम समझ ही गए होगे कि ये जो पेरेंट्स थे नशे वशे में रहते थे ज़्यादातर टाइम, तो इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कुछ नहीं। इसके अलावा जो एंड्रे की नानी थी उनका ये कहना था कि उनको रात में सपनों में गॉड के विजन्स आते हैं, उन्हें गॉड बताते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है एंड क्यों करना है। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद एंड्रे की माँ भी यही कहने लग गई थी कि उन्हें अपने दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड वो आवाज़ें उनका कहना ये था कि गॉड की ही हैं। अब क्योंकि इनके घर में कोई जॉब वगैरह तो करता था नहीं, लेकिन जो एंड्रे की माँ थी उनको चर्च से कुछ पैसे मिलते थे अपना गुजारा करने के लिए, लेकिन ये पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते थे और इसीलिए कई बार ऐसा होता था काफ़ी सारे दिनों तक एंड्रे के घर में लाइट नहीं होती थी या फिर इवन पानी तक नहीं होता था। इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इतना रफ चाइल्डहुड होने के बाद भी जो एंड्रे था वो काफ़ी ज़्यादा खुशहाल आदमी था। मतलब हर वक्त मुस्कुराता रहता था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था किसी बात की, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता था किसी बात पर। उसके अलावा जो एंड्रे था वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी था। तुम इस बात से अंदाज़ा लगाओ इस चीज़ का कि एक बार उसके फादर अपने घर पर एक बहुत ही ज़्यादा खटारा सी गाड़ी लेकर आए थे। वो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, उस गाड़ी को धक्का लेकर वो लोग उसके घर तक लाए थे, लेकिन एंड्रे ने पूरी रात लगकर उसने पूरी रात उस गाड़ी की रिपेयरिंग में गुजारी। उसने कुछ तो करा, जबकि उसको कुछ नॉलेज वगैरह नहीं थी, लेकिन उसने उसी गाड़ी को सुबह तक इस लायक बना दिया था कि वो चल सके। अब इसी बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंड्रे को बचपन से ही कार्स वगैरह में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो बचपन में ड्राइंग्स वगैरह बनाता था फ्यूचरिस्टिक कार्स की अपनी नोटबुक पर एंड वो ड्राइंग्स अपने पेरेंट्स को दिखाकर कहता था कि मैं बड़े होकर इन कार्स को रियल लाइफ में भी बनाऊंगा। जब एंड्रे थोड़ा और बड़ा हुआ एंड उसने पढ़ाई लिखाई करना शुरू करा तो उसे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था एंड उसे इतना इंटरेस्ट आने लग गया था पढ़ाई में कि वो संडे में भी स्कूल जाता था। बेसिकली चर्च में क्या होता है कि आप संडे में भी, बिकॉज चर्च तो रोज़ ही खुलती है, तो आप संडे में भी जा सकते हो अगर आपको टीचिंग्स वगैरह लेनी हो तो। एंड एंड्रे संडे में भी स्कूल जाया करता था एंड उसकी संडे स्कूल की टीचर का ये कहना था कि एंड्रे एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट इंटेलिजेंट बच्चा है। एंड्रे की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुनकर एंड उसको इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए देखकर उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी टीचर्स को ये लगता था कि इवन दो एंड्रे के आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके पेरेंट्स अल्कोहल पीते रहते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा एब्यूसिव है, लेकिन फिर भी एंड्रे कुछ ना कुछ तो करके अपना फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग बना ही लेगा। वो कुछ ना कुछ फ्यूचर में अच्छा कर ही लेगा। लेकिन ये सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं जब एंड्रे 10 साल का होता है। जब एंड्रे 10 साल का हुआ तो उसने अपने दोस्तों को ये बताना शुरू कर दिया कि उसे अपने दिमाग में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ और उसकी नानी को सुनाई देती थी। एंड इस टाइम तक एंड्रे डिप्रेशन में जा चुका था। इस डिप्रेशन के चलते उसने कई बार नस काट कर अपनी जान लेने की भी कोशिश करी थी, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। उसकी माँ उसे जब ये सब करता हुआ देखती थी तो उससे हमेशा यही कहती थी कि काश मैंने तुम्हें जन्म ही ना दिया होता, मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया होता। एंड इस टाइम तक जब वो 10 साल का था उसके लिए ये सुनना अपनी माँ से कि मैंने तुम्हें मार दिया होता जन्म लेने से पहले ही बहुत कॉमन हो चुका था। उसकी माँ हर बात पर जब भी उसे डांटना होता था, इवन छोटी से छोटी बात पर यही चीज़ कहती थी। 16 साल की उम्र में एंड्रे अपनी एक गर्लफ्रेंड जो कि उससे 6 महीने छोटी थी उसको प्रेग्नेंट कर देता है। इस लड़की का नाम था लॉरा और लॉरा डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी एंड बाद में ये लोग शादी भी कर लेंगे।
अब ऑल दो एंड्रे लॉरा की फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता था एंड इवन एंड्रे तो लॉरा की फैमिली को अपनी फैमिली मानता था, लेकिन जो लॉरा की फैमिली थी वो एंड्रे के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी। उनको बस ये लगता था कि एंड्रे एक शरीफ सा नॉर्मल सा इंसान है, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं था एंड्रे के डिप्रेशन के एंड उसके जो छोटे मोटे क्राइम्स वो इस टाइम पर कर रहा था उनके बारे में। 30 अगस्त 1999 को इनका बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ये लोग एंड्रे जूनियर रखते हैं। इसके बाद 17 मार्च 2001 को ये दोनों शादी भी कर लेते हैं और एक साथ एक घर में रहने लग जाते हैं, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती और कुछ टाइम बाद लॉरा एंड्रे से डिवोर्स लेकर अपने पापा मम्मी के घर पर चली जाती है बच्चे को लेकर। एंड इसके बाद एंड्रे की जो मेंटल हेल्थ थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो शराब पीने लग जाता है, वो इलीगल ड्रग्स का यूज़ करने लग जाता है, वो क्राइम्स और ज़्यादा करने लग जाता है एंड उसका भी जेल में आना जाना शुरू हो जाता है। वो क्राइम करता था, जेल में जाता था, वापस आता था, शराब पीता था और क्राइम करता था, फिर जेल में जाता था। एक बार तो एंड्रे ने एक राह चलते इंसान को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। वो उसको बहुत देर तक पीटता रहा जस्ट बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि ये इंसान लॉरा के साथ पूरी रात गुजार कर आया है। एंड एक बार तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागता हुआ चर्च में घुसा एंड जो होली वाटर होता है उसमें अपना मुंह घुसा दिया, ये कहते हुए कि उसे डीमंस एंड डेविल्स ने पोजेस कर लिया है। इसी बीच कुछ टाइम के लिए एंड्रे अपने एक भाई ब्रायन के साथ भी एक घर में शिफ्ट हो गया था एंड इन दोनों की रोज़ छोटी से छोटी बात पर लड़ाई होती रहती थी। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो इसका भाई था ब्रायन, ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान नहीं था। इवन यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले ये जो जगह थी जिस घर में अब ये लोग शिफ्ट हुए थे, उस घर में शिफ्ट होने से पहले ब्रायन एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड था एंड वहाँ से आने के बाद ही वो एंड्रे के साथ इस घर में शिफ्ट हुआ था। तो मतलब दोनों ही भाई स्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। इसी वजह से एक बार क्या होता है, एंड्रे अपने कमरे में बैठकर गाने सुन रहा होता है एंड जो उसका भाई ब्रायन था उसको ये लगता था कि एंड्रे जो भी गाने सुनता है उनसे इविल स्पिरिट्स या फिर श्रापित आत्माएं यहाँ पर आती हैं हमारे घर में। एंड इसीलिए ब्रायन उठता है, एंड्रे के कमरे में जाकर एंड्रे को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। वो एंड्रे को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मार रहा था तो एंड्रे ने ब्रायन को धक्का दिया एंड एंड्रे किचन की तरफ भागा। एंड्रे भागता हुआ किचन में गया एंड किचन में एक चाकू उठाकर बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई ब्रायन के सीने में वो चाकू घुसा दिया। ब्रायन को फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करा गया एंड लकीली ब्रायन जिंदा बच गया। वो चाकू ब्रायन के सीने में इतना ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसा था एंड इसीलिए ब्रायन की जान बच गई। लेकिन जो एंड्रे था उसको पुलिस ने 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। इवन दो साफ साफ सिम्टम दिख रहे थे कि एंड्रे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने, डॉक्टर्स ने कुछ लिया ही नहीं स्टेप उसके लिए। उन्होंने बस उसको 3 महीने के लिए जेल में भेजा एंड फिर 3 महीने के बाद एंड्रे फिर से जेल से बाहर आ चुका था। 3 महीने के बाद जब एंड्रे जेल से बाहर आता है तो वो एक जॉब ढूंढना शुरू कर देता है एंड इवन दो लॉरा और एंड्रे का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी भी एंड्रे लॉरा को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करता था। वो लॉरा के घर पहुंच जाता था, उससे प्लीज़ करता था कि वो वापस आ जाए एंड्रे के साथ रहने के लिए, लेकिन लॉरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी एंड्रे से एंड वो साफ साफ कई बार मना कर चुकी थी उसे। और कुछ टाइम बाद लॉरा एक लड़के से मिलती है जिसके साथ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, दोनों की बातें होती हैं एंड दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं एंड लॉरा और ये लड़का एक साथ रहने भी लग जाते हैं। और कुछ टाइम बाद लॉरा और इस लड़के की एक बेटी भी होती है जिसका नाम ये दोनों लिया रखते हैं। अब लॉरा अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसका एक नया हस्बैंड था, उसका बेटा जो एंड्रे जूनियर था वो भी उसी के साथ रह रहा था एंड उसकी एक बेटी भी थी, तो वो अपनी पूरी फैमिली बना चुकी थी एंड वो खुश थी इस लाइफ में, तो वो एंड्रे को हर बार मना कर देती थी। लेकिन दूसरी तरफ एंड्रे की मेंटल हेल्थ बर्बाद होती जा रही थी। दिन ब दिन उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी। बीच में उसे एक जॉब भी मिली, लेकिन इसी सब चक्कर में उसकी वो जॉब भी छूट गई, उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। एंड इस टाइम तक एंड्रे अपने दोस्तों से ये कहने लगा था कि उसका मन चाहता है कि वो खुद को जान से मार दे, इस दुनिया से मिटा दे, बिकॉज उसको खुद की आवाज़ सुनना तक पसंद नहीं आता अब। एंड हैरानी की बात ये थी कि एंड्रे को अपनी आवाज़ से इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी थी कि जब वो अपने घर में होता था तो वो अपने मुंह पर टेप बांध कर घूमता था। वो कई दिनों तक अपने घर में पड़ा रहता था एंड कई दिनों तक उसके मुंह पर टेप लगा रहता था ताकि उसकी आवाज़ उसके कानों में ना पड़े।
और कई बार तो एंड्रे शराब के नशे में लॉरा के नए घर पर, जहाँ पर वो अपनी नई फैमिली, अपने नए हस्बैंड, बच्चों के साथ रह रही थी, वहाँ पर पहुँचकर लॉरा के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता था कि उसके साथ वापस आ जाए वो एंड उसके साथ रहने लग जाए, उसके साथ ज़िंदगी गुजारे। वो बहुत प्यार करता है लॉरा से और यही सब। हैरानी की बात ये थी कि इस टाइम पर एंड्रे की ऑलरेडी एक और गर्लफ्रेंड थी। जब वो लॉरा के घर जा रहा था ये सब बातें करने, तब उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि उसके घर पर थी। इस लड़की का नाम था कैमेन और इस टाइम पर एंड्रे, कैमेन और एंड्रे की जो माँ थी वो एक साथ ही एक घर में रह रहे थे। 25 मार्च 2004 को एंड्रे एक दिन अपने घर में बिल्कुल अकेला था। ना ही उसकी गर्लफ्रेंड कैमेन उसके घर पर थी, ना ही उसकी माँ उसके घर पर थी, वो दोनों बाहर गए हुए थे। तो एंड्रे क्या करता है, उठता है, किचन में जाता है, एक चाकू लेकर अपने सीने में घुसाकर शांति से जाकर अपने बेड पर लेटकर सो जाता है। जब कुछ टाइम बाद जब एंड्रे की माँ घर पर आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका बेटा बेड पर लेटा हुआ है, खून में सना हुआ एंड उसके सीने में एक चाकू घुसा हुआ है। ये सब देखकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं एंड हॉस्पिटल को कॉल मिलाकर उसे एडमिट करवा देती हैं। एंड लकीली एंड्रे इस बार भी ज़िंदा बच जाता है, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ था उसने एंड्रे की माँ से और एंड्रे से ये साफ साफ बोला कि आप जल्द से जल्द इस इंसान को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगी तो ये खुद के लिए तो एक खतरा है ही, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए, जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसको बाहर सोसाइटी में जब तक नहीं घूमने दिया जा सकता जब तक ये पूरी तरह से क्योर ना कर ले अपनी इस मेंटल इलनेस को। एंड अगर आप यहाँ से निकलने के बाद जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा तो आप सीधे मेंटल हॉस्पिटल नहीं गए तो हम पुलिस को भी कॉल कर देंगे। लेकिन अगले ही दिन एंड्रे बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से भाग जाता है और ये देखकर हॉस्पिटल स्टाफ फौरन से फौरन पुलिस को कॉल भी कर देते हैं। वो पुलिस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहते हैं कि इस इंसान को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए, लेकिन पुलिस इस बात को सीरियसली नहीं लेती एंड वो कोई भी एक्शन नहीं लेती एंड्रे के खिलाफ। और दिन आता है 27 मार्च 2004 का। एंड्रे कहीं जाने के लिए अपने आप को ड्रेस करता है। ऊपर से वो एक जैकेट पहनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉकेट्स वाली थी। उस जैकेट में काफ़ी सारी जगहें थी अलग अलग चीज़ें रखने की। एंड्रे अपने आप को तैयार करने के बाद अपनी किचन में जाता है, किचन से 3 चाकू लेता है और अपनी जैकेट की अलग अलग जेब में वो 3 चाकू रखता है। इसके बाद एंड्रे लॉरा के घर की तरफ निकल जाता है। एंड्रे जब लॉरा के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि लॉरा का जो हस्बैंड है वो अपनी कार में काम पर जा रहा था एंड एंड्रे लॉरा के हस्बैंड को जाता हुआ देखकर उसकी तरफ वेव भी करता है। लॉरा का जो हस्बैंड था वो इतना ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है इस बात के लिए एंड वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था ऑलरेडी अपने ऑफिस के लिए, तो वो फ़ौरन से निकल जाता है वहाँ से। एंड लॉरा के हस्बैंड के वहाँ से जाते ही एंड्रे उस घर की तरफ बढ़ता है। वो लॉरा के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाज़ा तोड़ता है जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजता है एंड लॉरा भागते हुए हॉल में आती है ये देखने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है जो सिक्योरिटी अलार्म बजा है। लेकिन लॉरा को देखते ही एंड्रे उसकी तरफ एक चाकू फेंक देता है। चाकू लॉरा के सीने में लगता है एंड लॉरा ज़मीन पर गिर जाती है एंड तड़पने लग जाती है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था एंड कुछ टाइम बाद लॉरा की डेथ हो जाती है। लॉरा के मरने के बाद एंड्रे लॉरा के पास आता है और उसी चाकू को निकाल कर लॉरा के सीने में एक छेद करता है। लॉरा के सीने में छेद करने के बाद एंड्रे लॉरा की लंग्स का एक हिस्सा निकालता है जो कि एंड्रे को लग रहा था लॉरा का दिल है। लॉरा की लंग्स का ये हिस्सा काट कर निकालने के बाद इस लंग्स के हिस्से को और उस चाकू को जिससे उसने लॉरा को मारा था, इन दोनों चीज़ों को एंड्रे अपनी जैकेट की एक पॉकेट में रख लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा संभाल कर ये चीज़ करता है और ये सब करने के बाद वो लॉरा के बच्चों के कमरे की तरफ चल देता है। बच्चों के कमरे में पहुंचने के बाद एंड्रे की नज़र जाती है अपने खुद के बच्चे। वो अपने खुद के बच्चे के पास जाता है, अपनी जैकेट में जो उसने एक दूसरा चाकू रखा हुआ था एकदम सेपरेटली वो निकालता है एंड अपने खुद के बच्चे को जान से मार देता है उस चाकू से स्टैब कर कर। लेकिन वो यहाँ पर ही नहीं रुकता और उसी चाकू से, जिस चाकू से अभी अभी उसने अपने बच्चे को मारा था, उस चाकू को निकालता है फिर से और अपने खुद के बच्चे के सीने में छेद करता है। बाद उसका दिल निकालता है और ये चाकू जिससे उसने एंड्रे जूनियर को मारा था और एंड्रे जूनियर का दिल, इन दोनों को एक दूसरी जेब में जैकेट की बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखता है।
वो इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखता है कि जो लॉरा का लंग का पार्ट है, जो कि वो हार्ट समझ रहा था, वो और जो उसके खुद के बच्चे का दिल है वो एकदम अलग अलग रहें, वो बिल्कुल भी ना मिले। ये सब करने के बाद एंड्रे की नज़र जाती है लॉरा और उसके नए हस्बैंड की बच्ची पर, और वो बेचारी बच्ची के साथ भी यही होता है। एंड्रे उस बच्ची को भी ज़मीन पर रखता है, जो तीसरा चाकू वो लाया था उसको निकाल कर उस बच्ची को मार कर उसका भी दिल निकाल लेता है। दिल निकालने के बाद भी वो उसके दिल और इस चाकू को जिससे उसने उस बच्ची को मारा था बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक तीसरी जेब में रखता है, और इन तीनों के दिल लेकर वो लॉरा के पास दोबारा से आता है। एंड्रे लॉरा की डेड बॉडी के पास आता है, एक $1 का जो नोट था उसके पास वो निकालता है और उसको इस तरह से फोल्ड करता है जो उसमें आई बनी हुई है वो साफ साफ दिखे। उस नोट को ज़मीन में फेंक कर वो एक चाकू निकाल कर खुद को भी मार लेता है। वो चाकू को अपने सीने में घुसाकर लॉरा के बराबर में लेट जाता है, ये सोचते हुए कि अब वो भी इन सब के साथ मर जाएगा। लेकिन जब एंड्रे को ये रियलाइज़ होता है कि वो चाकू इतना ज़्यादा अंदर नहीं घुसा है एंड इस बार भी वो खुद को मारने में फेल हो गया है, तो एंड्रे वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। अपनी घर की तरफ भागते हुए एंड्रे को पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है। ये पुलिस की गाड़ियाँ लॉरा के घर की तरफ जा रही थी बिकॉज सिक्योरिटी अलार्म जो बजा था उसकी रिपोर्ट पुलिस के पास पहुँच गई थी। पुलिस उस तरफ जा रही थी एंड एंड्रे भागकर अपने घर पर पहुँचता है। जब एंड्रे अपने घर तक पहुंचता है तो पुलिस लॉरा के घर पर पहुंच चुकी थी। एंड्रे लॉरा को कॉल करने की कोशिश करता है अपने फ़ोन से, लेकिन एंड्रे को लॉरा का नंबर ही नहीं मिलता। तो एंड्रे क्या करता है, वो लॉरा को फ़ोन ना कर लॉरा के पेरेंट्स को फ़ोन करता है एंड उनके पास एक वॉइस नोट छोड़ता है। वो कहता है कि मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है और ये होता ही रहता है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन आई नीड हेल्प। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क में हूँ। इस टाइम पर घर पर उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कैमन थी, जो कि अगर तुम रिमेंबर करो तो एंड्रे की करंटली गर्लफ्रेंड है। वो एंड्रे को इस तरह से देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है बिकॉज एंड्रे के सीने में एक चाकू घुसा हुआ था एंड वो पूरा खून में सना हुआ था एंड उसकी जेब में कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें रखी हुई थी। एंड्रे कैमिन को शांत करता है एंड उससे कहता है कि वो थोड़ी देर में मरने वाला है एंड वो फिर सब कुछ बताता है कैमिन को जो वो कर आया है। वो बताता है कि उसने लॉरा को, उसके दोनों बच्चों को जान से मार दिया है एंड सिर्फ मारा ही नहीं है, वो उनके दिल भी अपने साथ लेकर आया है। ये सब कहने के बाद एंड्रे किचन में जाता है। उसने अपने सीने में जो चाकू घुसाया हुआ था वो चाकू खींचकर निकालता है एंड कैमिन को दिखाता है कि उसके सीने में कितना ज़्यादा गहरा जख्म उसने दे दिया है। ये सब सुनकर कैमिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसको ये ज़रूर पता था कि एंड्रे ने बहुत बड़ा क्राइम करा है जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। वो एंड्रे से कहती है कि तुम्हें अभी के अभी सरेंडर करना होगा, फ़ौरन से जाकर पुलिस के पास सरेंडर कर दो। और एंड्रे पता नहीं क्यों, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बिकॉज उसे ये लग रहा था कि वो मर ही जाएगा, अब पुलिस स्टेशन जाता है एंड पुलिस को सब कुछ बता देता है। के बाद सबसे पहले एंड्रे को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है, उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो पुलिस उसके पास आकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा। एंड्रे ने बताया कि उसने इन तीनों को गॉड के कहने पर मारा था। एंड्रे का मानना ये था कि उसकी जो वाइफ थी लॉरा वो डेविल की वाइफ थी और उसका जो खुद का बेटा था एंड्रे जूनियर वो एंटी क्राइस्ट था, और जो लॉरा और उसके नए हस्बैंड की बेटी थी वो एक शैतानी आत्मा थी। और ये सब बताने के बाद जो उसके बराबर में इंस्पेक्टर खड़ा था, एंड्रे उससे पूछता है कि इस सब की उसे माफ़ी तो मिल जाएगी ना। एंड इस पूरे ही इंटरव्यू में जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि क्यों मारा तुमने, क्या करा, कैसे करा, उस सब में भी एंड्रे सिर्फ और सिर्फ ये कन्विंस कराने में लगा हुआ था इन लोगों को कि लॉरा शैतान की वाइफ थी, उसका बेटा एंटी क्राइस्ट था और लॉरा और उसके नए हस्बैंड की जो बेटी थी वो एक शैतानी आत्मा थी। सबके 5 दिन बाद एंड्रे अपने जेल में बैठा हुआ बाइबल पढ़ते हुए अपनी सज़ा का वेट कर रहा था और बाइबल पढ़ते पढ़ते वो मैथ्यूज़ 5:29 वर्स पढ़ता है। ये वर्स पढ़ते ही वो अपना हाथ लेकर अपनी राइट आंख में घुसाता है और अपनी राइट आंख को खींच कर निकाल लेता है। के बाद जज ने सज़ा सुनाने से पहले, उसको कोर्ट में बुलाने से पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में भिजवाया। उन्होंने बोला कि ये अभी ट्रायल के लिए फिट नहीं है एंड इसको डॉक्टर्स को देखना चाहिए। डॉक्टर्स ने उसको देखा, उसका ट्रीटमेंट कराया एंड बताया कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है।
जो कि ज़्यादातर इन केसेस में स्क्रिज़ोफ्रेनिया ही मेन रीज़न निकलता है मेंटल इलनेस का। डॉक्टर्स वगैरह ने काफ़ी दिन तक उसको मेडिकेशन पर रखा, उसको दवाइयाँ वगैरह दी। एंड जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये बंदा ट्रायल में जा सकता है, ये कोर्ट में अपीयर हो सकता है, तब एक ट्रायल रखा गया। 8 दिसंबर 2008 को एंड्रे ने अपनी दूसरी आंख में अपना हाथ घुसाकर उसको खींचकर निकाला एंड अपनी आंख को अपने मुंह में रखकर चबा कर खा लिया। जब उससे ये पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो उसने ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि यूएस गवर्नमेंट मेरे थॉट्स पढ़ ले। एंड्रे को ये लग रहा था कि यूएस गवर्नमेंट उसकी आंखों के ज़रिए उसके थॉट्स पढ़ सकती है, तो इसीलिए उसने अपनी दोनों की दोनों आंखें खा ली। 5 अप्रैल 2023 को एंड्रे का एग्जीक्यूशन होना था, लेकिन उस टाइम के जज ने इस एग्जीक्यूशन को डिले करवा दिया था। उस जज ने इवन एंड्रे को अलाउ कर दिया था कि वो लॉयर्स हायर कर दोबारा से ये केस लड़ सकता है। तो अभी तक एंड्रे की डेथ तो नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता चला। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, वो कहाँ है, वो निकल गया जेल से, जेल में है, क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन डिले हो गया था एंड वो अभी मरा नहीं है। एंड इसी के साथ एंड्रे ली थॉमस का केस यहीं पर ख़त्म होता है।